तो नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन और नेशन स्टेट्स की जो आइडेंटिटीज हैं और उनका कंपोजिशन है वो थोड़ा सा वेरिएबल है पूरे वर्ल्ड में। कुछ नेशन स्टेट्स ऐसे हैं इनका जो कंपोजिशन है बहुत होमोजेनियस है। और कुछ दूसरे स्टेट्स ऐसे हैं कि उनका कंपोजिशन हेटेरोजेनस है। होमोजेनस और आप ये कह सकते हैं कि उनमें थोड़ा सा इक्वालिटी, यूनिटी और सिमिलरिटीज ज्यादा होती हैं ऐसी होमोजेनस सोसाइटीज में। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूएसए को ले सकते हैं, यूके को ले सकते हैं आप। हेटेरोजेनस सोसाइटीज जिनमें की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, इनमें से जैसे इंडिया हो गया। इसके बाद इंडिया के आसपास वाले दूसरे कंट्री से श्रीलंका ले लीजिए। तो नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन तो पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। बहुत से कंट्रीज हैं, यूरोप में भी, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी और एशिया में भी। लेकिन यहाँ पर नेशन स्टेट्स का जो कंपोजिशन है वो थोड़ा सा वेरिएबल है। एक तरफ ऐसे नेशन स्टेट्स हैं जिनकी सोसाइटी बहुत होमोजेनस है, उनमें सिमिलरिटीज ज़्यादा हैं और डिफरेंसेस और डिसिमिलरिटीज कम हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए और यूनाइटेड किंगडम का जो कंपोजिशन है और वहाँ की कम्युनिटीज में डिफरेंसेस हैं बहुत कम है। या कभी कभी तो मोस्ट ऑफ जो सिटीजन्स हैं यूनाइटेड किंगडम में उनकी लैंग्वेज आपको पता है कि इंग्लिश है, सभी लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी नहीं इतनी ज़्यादा। इसके बाद में रिलीजियस डाइवर्सिटी भी आप देखेंगे इतनी ज़्यादा नहीं है। मोस्टली जितने भी हैं वो क्रिश्चियंस हैं। जो बाहर से जाकर के उसमें मुस्लिम, हिंदूज, बुद्धिस्ट वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी बात अलग है। अदरवाइज उनका जो अपने नेशन का वहाँ की जो राष्ट्रीयता है लोगों की वो मोस्टली क्रिश्चियन रिलीजन के हैं। अब इन कंट्रीज को देखिए आप, इंडिया, श्रीलंका। इंडिया इज द कंट्री हैविंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी as well as the religious diversity. These are more diverse countries. Big diversity. इन कंट्रीज में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। और डिफरेंसेस ज्यादा होने के बाद यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, वॉर, टेंशन ये ऑब्वियस हो जाता है, ये मैंडेटरी हो जाता है। जहाँ पर जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और वॉर होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, लोगों में टेंशन रहेगी। और ये सारी चीज़ें कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी, उन सबको डिस्टर्ब करता है। क्योंकि नेशन स्टेट के कुछ कंपोजिशन और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मेन है। उनमें से मैंने आपको भी बताया, यूनिटी, इंटीग्रिटी और क्या था, यूनिटी, इंटीग्रिटी, एक वर्ड में और सुना था, क्या था,
ऑर्गेनाइजेशन और कुछ स्कॉलर या ऐसे लोग हो सकते हैं जो लगातार कुछ ऐसे प्रोग्राम पॉलिसी बनाते रहते हैं। और कभी कभी तो जो ऑथराइज गवर्नमेंट है, सरकारें होती हैं, वो भी कोशिश करती है कि कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी और उसका जो ब्रदरहुड है, भाईचारे की भावना, ये बनी रहे, क्योंकि दीज आर द की एलिमेंट्स टू constitute a nation state in its original form and its stronger form। यही वो चीजें हैं, यूनिटी, इंटीग्रिटी और ब्रदरहुड, जो किसी भी नेशन स्टेट को मजबूती से हमेशा के लिए आगे आने वाले समय के लिए उसको उसी फॉर्म में बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूनिटी, इंटीग्रिटी, ब्रदरहुड अगर ये डिस्टर्ब होंगे, ये किसी वजह से ब्रेक होते हैं, तो फिर नेशन स्टेट्स लूज हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ, पावर कम हो जाती है। और ऊपर के मैंने फैक्टर बताइए, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, जितनी ज़्यादा इनकी पावर आगे बढ़ेगी, उतने ही ज़्यादा नेशन स्टेट भी अपने आप में पावरफुल होता जाएगा और उसके सिटीजन्स को भी उसका प्रॉफिट मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो डेवलपमेंट करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और उनका जो टाइम है, मनी है, वो बिना मतलब के स्ट्रगल, वॉर, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट में खर्च नहीं होता है। और जहाँ पर ये चीज़ें स्ट्रगल कर रही है, कंट्री की यूनिटी स्ट्रगल कर रही है, हो सकता है किसी नेशन स्टेट के कुछ प्रोविंसेस, स्टेट्स इसके साथ में ना रहना चाहता हूँ, वो अलग होने की डिमांड कर रहे हैं। जैसे आपने देखा था 1990s के दौर में जो सोवियत रशिया का जो उसमें एक्सक्लूजन हुआ, उसकी जो ब्रेकिंग हुई, उससे बहुत सारे पार्ट अलग हो गए, तो उस दौर में वो कितना वीक हो गया था, कमजोर पड़ गया था, क्योंकि उसके लिए यूनिटी और इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंटवारे के समय इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी और ब्रदरहुड सभी चीजें खतरे में पड़ गई, तो उस समय कंट्री की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती, कमजोर हो जाती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और कोई भी नेशन स्टेट, उसके कुछ लीडर, गवर्नमेंट, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे पॉलिसीज, प्रोग्राम, कुछ मूवमेंट और कुछ सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिससे कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी और ब्रदरहुड स्ट्रांग हो और वो कंटिन्यूअसली एक नेशन स्टेट के फॉर्म में कंप्लीटली और पावरफुली सर्वाइव करें। राष्ट्रीय राज्य को पूरी तरीके से मजबूत बना रहे हैं, इसके लिए बहुत से पॉलिसी प्रोग्राम ये लोग स्टार्ट करते हैं। आप जितने भी ऐसे प्रोग्राम देखेंगे, अक्सर आपने एक भारत में एक स्लोगन सुना है, बोला जाता है कि लीडर्स ने जिसको प्रोनाउंसिएट किया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ऐसी चीजें जो भी बोली जा रही हैं या ऐसे स्टेटमेंट जिन नेताओं के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उनका यही अर्थ है कि नेशन स्टेट पूरी तरीके से यूनाइट रहे, उसमें ब्रदरहुड और इंटीग्रिटी बनी रहे, कोई भी अलग होने की या इससे विलग पड़ने की डिमांड ना करे, ऐसा हम लोगों का ये होता है। इसीलिए ये पॉलिसी प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे कल्चरल और सोशल प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें कि इस तरीके की जो डाइवर्सिफाइड सिटीजन है और डाइवर्सिफाइड सेक्शंस है कंट्री में, वो सब एक साथ परफॉर्म करें, यूनाइट हो और उसमें कंट्री की एकजुटता को और इन सभी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा इंडिया में 26 जनवरी, हर साल जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होता है, जनवरी वाला 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे का जब सेलिब्रेशन होता है, तो आपने अक्सर टीवी चैनल्स में या फिर कभी सुना हो लोगों के मुंह से या कभी गए हो, दिल्ली में जो परेड होती है और उसमें जो झांकियां निकलती हैं, तो उन झांकियों में देखिए क्या प्रदर्शित किया जाता है, यही दिखाने की कोशिश की जाती है। और ये कंट्री लेवल पर, नेशनल लेवल पर एक वेल डिफाइंड और वेल प्लान प्रोग्राम है। 26 जनवरी को इस तरह की स्टेट वाइज जो वहाँ पर झांकियां निकलती हैं,
आपने देखा होगा कि हर साल 10-15 राज्यों की वहाँ पर झांकियाँ निकाली जाती हैं और उसमें उन स्टेट्स की वो सभी चीज़ें, जैसे उस स्टेट का कोई अपना स्टेट सॉन्ग है, स्टेट डांस है, या स्टेट की दूसरी कुछ ऐसी कलाएं हो सकती हैं, उनको वहाँ परफॉर्म किया जाता है। और पूरे राज्य में जो उसकी विशेषता है, जैसे मान लिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ के खान पान और यहाँ की ड्रेस मटेरियल, लोग क्या पहनते हैं, उन सभी को उसे प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि पूरे कंट्री के लोग और दूसरे राज्यों के लोग जो वहाँ देख रहे हैं वो ये देखें कि ये हमारे कंट्री की और किसी एक स्टेट की विशेषता है और हम इसका रिस्पेक्ट करते हैं। सीरीज बात है। कभी कभी तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन राज्यों से जनजाति समूह, ट्राइबल ग्रुप्स भी इसमें आते हैं और वो अपनी डांसेस को, सॉन्ग्स को या जो भी उनकी स्पेशल कोई कला हो सकती है एक्टिविटी, उसको ही परफॉर्म करते हैं वहाँ और उसे भी दिखाया जाता है कि देखिए ये दूर दराज की जनजाति के पास इस तरह की कला है और ये भी हमारे कंट्री का एक क्या है, भाईचारे का प्रतीक है कि हम सब इनको सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, उन्हें अपने से अलग थलग नहीं जाने देते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल्स यूनिटी, इंटीग्रिटी, ब्रदरहुड ये 26 जनवरी को रिपब्लिक डे में साफ साफ दिखाई देता है और हर साल 10-12 स्टेट को मौका मिलता है, अलग अलग स्टेट्स को, जिससे कि वो अपने यहाँ की जितनी भी डाइवर्सिटी है, जो भी डिफरेंसेस, डिफरेंट कैटेगरीज के उनके पास स्पेशल कुछ प्रोडक्शन हो सकते हैं, स्किल्स हो सकती हैं, कोई फोक सॉन्ग हो सकता है, क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल डांस हो सकता है, इन सभी को वहाँ पर वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे लोगों को पता चले कि हमारे देश के इस कॉर्नर में, इस स्टेट में ये एक्टिविटी होती है और उससे बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले कि वो भी अपनी रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। तो इसी का एग्जाम्पल है कि एक वेल डिफाइंड, वेल प्लान्ड प्रोग्राम है, पॉलिसी है ये, जिसकी हेल्प से नेशन स्टेट की यूनिटी, इंटीग्रिटी और ब्रदरहुड को आगे के लिए मेंटेन रखने का काम किया जाता है। अब इसमें से कुछ और पॉइंट भी है। ये जो डोमिनेंट सोसाइटीज हैं और मेजॉरिटी कम्युनिटीज हैं, ये भी कंट्री में अपने हर प्रोग्राम को, अपने हर चीज को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं और खुद को प्रमोट करते हैं और वहीं दूसरे को जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटी पीपल्स हैं, उनको ये लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं और साथ ही साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो माइनॉरिटीज हैं उनका हैरेसमेंट भी होता है। और एक टाइम आता है कि जब जो डोमिनेंट क्लास है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाती है, जब ये अति कर देते हैं और कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस हो जाते हैं, तब फिर ये एक वॉर का फॉर्म ले लेता है, एक युद्ध। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखिए, हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले फ्रांस एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं था, लेकिन बावजूद भी वहाँ पर ये जो है कि जो अपर क्लास थी फ्रांस की, वो आपको पता है वहाँ जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, अपर स्टेट के लोग थे, वो लोग अपने कल्चर को, अपनी पॉलिसी को, अपने रूल्स लॉस को और कुल मिलाकर के अपने वर्चस्व को बाकी जो वहाँ पर थर्ड स्टेट के लोग थे, खास करके किसान, मजदूर और आम नागरिक, उनके ऊपर वो डोमिनेट हो रहे थे। सीधा से ये है कि अपने कल्चर को, अपनी भाषा को और अपनी हर चीज को ऊपर दिखाना मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा, डोमिनेंट कम्युनिटी के द्वारा, और बाकी अदर्स को इंफीरियर करके उनका शोषण करना, उनको एक्सप्लॉइट करते रहना, उनको एज ए स्लेव, एज ए लेबर, मजदूर इस्तेमाल करते रहना। ये सारी चीजें जब स्टार्ट हो जाती हैं तो किसी भी कंट्री का ये जो मैंने आपको बताया होमोजेनियस नेचर है, वहाँ का जो वहाँ की समरसता है वो डिस्टर्ब हो जाती है और
और एक ऐसा टाइम आता है कि जब कि वहाँ पर सिविल वॉर जैसी कंडीशन या एक परमानेंट टेंशन, जिसको कोल्ड वॉर भी कहते हैं, ये जनरेट हो जाती है। और फिर उस कंट्री का नेशन स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि यूनिटी इंटीग्रिटी ब्रदरहुड पे बेस्ड था, वो धीरे